ओके आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग आपके इंटायर कैरियर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जब क्लास 11th में आए होंगे वहाँ भी आपने पढ़ाई करी होगी डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की। आप जब फाउंडेशन लेवल पे आते हो, जब आपने कभी सीपीटी दिया होगा या कोई भी फाउंडेशन लेवल का एग्जाम टैकल करना होगा आपने, तो वहाँ भी डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का कंसेप्ट आपको बेहद जरूरी महसूस होगा। वंस अगेन आप जब इंटरमीडिएट लेवल पे पहुँचते हो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में, लाइक इंटरमीडिएट सीए इंटरमीडिएट और जो पुराने सिलेबस में आईपीसीसी थे, तो वहाँ भी आप पाते हो कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ अटैच था। तो ये हर एक स्टूडेंट के लिए जो अपना फाइनेंस में कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट मैटर है और इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना बहुत जरूरी है। और हमारा ये क्लास आज आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाह रहा है। मैं इस लिहाज से आपके सामने खड़ा हूं कि आपको मैं डेप्रिसिएशन का एक इंट्रोडक्शन दे सकूं। लेटर ऑन हम लोग इस सेगमेंट पे डिटेल जाएंगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज हम लोगों ने किन किन मैटर्स पे डिस्कस करना है। नंबर 1, मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएबल अमाउंट, डेप्रिसिएबल एसेट, जो बेसिक टर्म्स हैं, अमोर्टाइजेशन क्या टर्म है, डिप्लेशन क्या टर्म है, इन सब छोटी छोटी टॉपिक्स पे पहले मैं आपको लाइट थ्रो करना चाहूंगा और आपके सामने उन सभी बातों के बारे में एक इंट्रोडक्टरी आपको देना चाहूंगा, जिससे कि आपको इस चैप्टर का एक बेसिक आइडिया मिल सके कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन ऑल अबाउट। जनरली देखिए अकाउंटिंग में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है कि आप किसी शब्द का आप डिक्शनरी मीनिंग देखते हो तो डिक्शनरी मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। अब किसी से भी पूछा जाए कि मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, तो वो आराम से कहेगा कि घिसावट, स्थायी संपत्ति के मूल्य में गिरावट। अकाउंटिंग में थोड़ी इसकी जो डेफिनेशन है वो डिफरेंशिएट कर जाएगी इस सेगमेंट के डेफिनेशन से। तो हमें यहां अकाउंटिंग मीनिंग डेप्रिसिएशन का समझना है, ना कि डिक्शनरी मीनिंग समझना है। तो आइए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करें कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है। मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन आप यहां देख रहे होंगे और आप नोट भी करें साथ साथ। मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, it is a process of systematic allocation of cost of depreciable amount of depreciable asset over its estimated useful life. Point should be noted. It is a process. Depreciation को हमने एक process कहा है, systematic allocation. It is a process of systematic allocation of cost of depreciable amount of depreciable asset over its estimated useful life. Useful life. इस डेफिनेशन पे ही हमारे बहुत सारे फीचर्स इसके निकल कर आएंगे, बहुत सारे टर्म्स निकल कर आएंगे जिन्हें हमें समझना जरूरी है। और हम लोग डेप्रिसिएशन किस बेसिस पे करते हैं, तो ये एक कंक्रीट डेफिनेशन आपके सामने है कि हम लोग डेप्रिसिएशन के बारे में क्या समझे। तो डेप्रिसिएशन को एक प्रोसेस समझे जिसमें कि किसी भी डेप्रिसिएबल एसेट, आई एम सेइंग डेप्रिसिएबल एसेट, किसी भी डेप्रिसिएबल एसेट के डेप्रिसिएबल अमाउंट को उसके एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ पे स्प्रेड ओवर कर दिया जाता है यूजिंग एनी सिस्टमैटिक मेथड। हम लोगों ने वो सिस्टमैटिक मेथड्स भी समझना है। हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में उन सिस्टमैटिक मेथड्स पे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस डेफिनेशन पे जब हम लोगों ने बात करनी थी तो आप यहां देखें, इससे निकल कर आएगी बात मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट। तो अब हमें यह जानना है कि डेप्रिसिएबल एसेट कहें किसे हम, कौन सा ऐसा एसेट है जो डेप्रिसिएबल एसेट है। तो डेप्रिसिएबल एसेट का पहला फीचर आता है कि उसकी फाइनाइट यूजफुल लाइफ हो मोर देन 1 ईयर। अगर किसी एसेट की लाइफ इनफाइनाइट है, लाइक लैंड, हम लोग लैंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। व्हाई? उसकी लाइफ फाइनाइट है ही नहीं, इनफाइनाइट लाइफ है लैंड की, तो हम लोग लैंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। रीजन इज दैट कि उसकी लाइफ फाइनाइट है ही नहीं, यूजफुल लाइफ उसकी फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट लाइफ है। दैट इज व्हाई डेप्रिसिएशन ऑन लैंड इज नॉट चार्ज्ड। अगेन मोर देन अ ईयर। अब मान लिया जाए कि आप वॉल क्लॉक यूज करते हो और उसमें कोई सेल यूज करते हो, उसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर नहीं है, लेस देन ईयर है, तो वो डेप्रिसिएबल एसेट की कैटेगरी में नहीं है। फाइनाइट यूजफुल लाइफ कहने का मतलब क्या है कि उसकी जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है वो निश्चित हो, 5 साल, 10 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, लेकिन मोर देन अ ईयर। सेकेंड पॉइंट है यूज फॉर प्रोडक्शन, उत्पादन के लिए यूज हो रहा हो, रेंटल किराए पे देने के लिए, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव यूज, हम लोग वहां उसे यूज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कार है और आप कार को भाड़े पे चलाते हो, देन इट वुड बी डेप्रिसिएबल एसेट। आपकी बिल्डिंग भी है और आप किराए पे रखते हो, बिल्डिंग डेप्रिसिएबल एसेट होगी। नॉट हेल्ड फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और रीसेल पर्पस, रीसेल पर्पस के लिए आपने कार खरीदी है, वो आपका डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है। आप कंजम्पशन करोगे प्रोडक्शन प्रोसेस में, देन इट इज नॉट डेप्रिसिएबल एसेट।
चौथी बात है कि नॉट अ रिसोर्स विच आर हेल्ड फॉर बेनिफिट्स लाइक इंटरेस्ट डिविडेंड एक्सेट्रा। बैंक में एफडी करते हैं मोर देन 2 ईयर 5 ईयर मोर देन 10 ईयर भी आप कर सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरीके के जो आपके रिसोर्स है जो कि आप कहीं दूसरी जगह रखे हो, किसी कंपनी का शेयर आपने खरीद रखा है, इन्वेस्टमेंट आपने उसे रखा हुआ है, किस पर्पस से, डिविडेंड पाने के लिहाज से या इंटरेस्ट पाने के लिहाज से आपने डिवेंचर में इन्वेस्ट कर रखा है, देन इट इज नॉट डेप्रिसिएबल एसेट। डेप्रिसिएबल एसेट कौन होगा? जिसकी यूजफुल लाइफ फाइनाइट हो, मोर देन ईयर हो, प्रोडक्शन में यूज करा जाएगा, रेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज करा जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में नॉट हेल्ड फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मान लीजिए कि आपकी गारमेंट इंडस्ट्री है और वहां आप कार बटन क्लोथ्स वगैरह आप यूज करते हो प्रोडक्शन प्रोसेस में, देन इट विल नॉट बी डेप्रिसिएबल एसेट। बट ऑन द कंट्रारी आप सिलाई मशीन यूज करते हो, देन इट इज यूज फॉर प्रोडक्शन, सिलाई मशीन, वो आपकी डेप्रिसिएबल एसेट होगी। नॉट अ रिसोर्स विच आर हेल्ड फॉर बेनिफिट्स लाइक इंटरेस्ट डिविडेंड। तो इसीलिए सवाल उठता है बच्चों के मन में कि सर आप फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन तो चार्ज करते हो, बट व्हाई नॉट ऑन इन्वेस्टमेंट? बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज नॉट डेप्रिसिएबल एसेट। व्हाई नॉट ऑन लैंड? बिकॉज लैंड इज नॉट डेप्रिसिएबल एसेट। इज इट क्लियर? तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि डेप्रिसिएबल एसेट की डेफिनेशन क्या है, डेप्रिसिएबल एसेट हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। इन अ नटसेल डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या होता है? सिंपल सी बात है कि कॉस्ट ऑफ एसेट, जो आप कॉस्ट एसेट को खरीदने में जो आप कॉस्ट इंकर्ड करते हो, उसमें आप स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो। जो आपकी स्क्रैप वैल्यू क्या है कि संपत्ति के जीवन काल की समाप्ति पे जो आप अमाउंट रियलाइज करोगे उस एसेट से, दैट इज अ स्क्रैप वैल्यू। After expiry of the estimated useful life, whatever amount will you realize from the sale of asset, that is a scrap value. And if cost of asset and a scrap value both are given, then total depreciable amount can be calculated very easily. Total cost, suppose 2,10,000 rupees, and after expiry of 5 years, you will realize 10,000 from that asset. Then total depreciable amount is 2 lakh rupees, and that 2 lakh will be spread over its estimated useful life, which is 5 years, 6 years, 7 years, 10 years, whatever it may be. That will be allocated. तो डेप्रिसिएशन क्या है कि यही टोटल डेप्रिसिएबल अमाउंट जो है वो हम एलोकेट करते हैं। सिस्टमैटिक एलोकेशन की बात क्या है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, सिस्टमैटिक एलोकेशन, और इसी पर आपके बेस्ड है सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, और इसमें कई बातें आएंगी, यूनिफॉर्म चार्ज मेथड, डिक्लाइनिंग चार्ज मेथड और अदर मेथड्स। हम लोग इस पे नेक्स्ट सेगमेंट में जाएंगे और इन तीनों मेथड्स के किस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट और किस तरीके से एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट होता है, कॉस्ट ऑफ एसेट होता है, किस तरीके से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, वो हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप मूव करें इस तरफ, डेप्रिसिएशन के फीचर पे थोड़ा लाइट थ्रो करा जाए। फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन में सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे यहां पे कि इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मेरे ख्याल से आप शायद इस टर्म को, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो टर्म यहां पर मैंने लिख रखा है, आप शायद ना समझ पाओ, लेकिन बहुत से आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का टर्म जरूर समझ रहे होंगे। ये टर्म है क्या? इट्स वेरी वेरी सिंपल कि आप बिजनेस में रेंट देते हो, इट इज जस्ट लाइक ordinary business expense. It is debited to profit and loss account, whatever the case may be. There is loss or profit or whatever. आप रेंट अगर चुकाए हो तो रेंट आप प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करोगे। रेंट आपने नहीं भी चुकाया है, ड्यूज है, आउटस्टैंडिंग है, तो वो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड का एक्सपेंस है, इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एनी हाउ। इवन दो कि आपके रेंट को डेबिट करने के बाद नेट लॉस आ जाए तो भी आप रेंट डेबिट में लिखोगे। इन द सिमिलर फैशन, सिमिलर मैनर डेप्रिसिएशन को भी हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करते हैं, और वो अगर लॉस को बढ़ा दे या आपके प्रॉफिट को रिड्यूस कर दे तो वो फैक्टर है। डेप्रिसिएशन इज जस्ट एन ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंस, सो इट इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हम ये नहीं सोचते कि डेप्रिसिएशन डेबिट करने के बाद यदि नेट लॉस आ जाएगा तो हम डेप्रिसिएशन डेबिट करें या ना करें, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। डेप्रिसिएशन हमें एनी हाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा। इट इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और हमने ब्रैकेट में लिख रखा है कंडीशनल। यदि हम डेप्रिसिएशन को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे एलोकेट कर सकें, डेप्रिसिएशन को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे एलोकेट कर सकें, उसके कॉस्ट को डिटरमाइन करने के क्रम में, देन इट विल बी कॉल्ड डेप्रिसिएशन इज अ फैक्टर व्हिच इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर एसेट। इट इज डेप्रिसिएबल अमाउंट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पीरियड। इट इज डेप्रिसिएबल अमाउंट। डेप्रिसिएबल अमाउंट जो है, डेप्रिसिएबल अमाउंट इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर पीरियड। मतलब कहने का क्या है कि यदि हमने 2,10,000 रुपए में एक एसेट खरीदा था और उसे हमने 5 साल यूज करना है, 10,000 रुपए उसके स्क्रैप वैल्यू के थे, तो 2,10,000 में से 10,000 हमने स्क्रैप वैल्यू माइनस करना है, बचा 2 लाख, और उसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल का डेप्रिसिएशन हमारा कितना आएगा? 2 लाख डिवाइडेड बाय 5। ईयर आफ्टर ईयर 5 ईयर तक वो अमाउंट स्प्रेड आउट होगा। तो 1 साल का अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाए तो एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट minus estimated scrap value divided by estimated useful life, that is your annual depreciation, and which is it is depreciable amount related to a particular period. पीरियड कहने का मतलब हम लोग एनुअल चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन। ऐसा नहीं है कि 5 साल का डेप्रिसिएशन एक बार चार्ज कर दिया, एनुअल चार्ज करते हैं। मोस्ट जनरली इट इज चार्ज एनुअल। ओके, और यदि आपने ड्यूरिंग द ईयर किसी एसेट को खरीदा है और आपने 6 मंथ और 8 मंथ्स और 10 मंथ्स और सो आपने यूज किया है, देन इट विल बी चार्ज फॉर दैट पीरियड। Whatever you have used, whatever the cost of that depreciable amount which have
बीन यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड, हम लोग वही पोर्शन उस फाइनेंशियल पीरियड में रखेंगे, बाकी का स्प्रेड और जो एलोकेशन होगा वो नेक्स्ट फाइनेंशियल पीरियड और पीरियड्स में होगा। नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस टैक्स लायबिलिटी। जैसा कि हमने कहा कि इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम स्टेटमेंट में डेबिट करते हैं, देन व्हाट विल इट मीन? डेफिनेटली आपकी प्रॉफिट रिड्यूस होगी, और जब आपकी प्रॉफिट रिड्यूस होगी तो इनकम टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होगी। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस संदर्भ में, डेप्रिसिएशन के संदर्भ में, इट प्रिवेंट्स कैपिटल इरोजन। कैपिटल इरोजन क्या है? पूंजी का कटाव। यदि हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हम उतना अमाउंट, जितना डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, उतना अमाउंट हम प्रॉफिट रिड्यूस करेंगे, और उतना अमाउंट डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को नहीं बटेगा, प्रोप्राइटर्स को बेनिफिट के रूप में कम जाएगा। दैट इज व्हाई कि ये प्रिवेंट करेगा आपके पूंजी के कटाव को। इरोजन इट मींस कटाव, पूंजी का कट जाना, ये रोकेगा। डेप्रिसिएशन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है, इसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना बेहद जरूरी है और लीगल रिक्वायरमेंट बन जाती है चार्जिंग डेप्रिसिएशन। और यदि कोई कंपनी बिना डेप्रिसिएशन चार्ज के डिविडेंड एलोकेट करती है तो वो ऐसा कर नहीं सकती, लीगल रिस्ट्रिक्शन है। आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन दे कैन डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, विदाउट प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इट कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। It provides funds for replacement of asset at the end of its life. It provides fund कहने का मतलब क्या है कि यदि आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो आप उतना प्रॉफिट रिड्यूस करते हो और आप उतना अमाउंट रिजर्व के रूप में क्रिएट कर सकते हो, और एट द एंड ऑफ इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ आपको एसेट रिप्लेस करने की जब जरूरत आएगी उस टाइम पे आपके पास एक सफिशिएंट फंड जरूर होगा। एंड दैट सर्कमस्टांसेस यू विल नॉट बी इन द फाइनेंशियल क्रंच एंड यू विल नॉट फेस द वर्टेक्स ऑफ फाइनेंशियल क्रंच। यू विल डेफिनेटली यू विल बी ऑन द अपर हैंड, बिकॉज आप फाइनेंशियल क्रंच को उस समय नहीं फेस करोगे, क्योंकि आप ईयर आफ्टर ईयर एक सर्टेन अमाउंट सेट असाइड करते चले जा रहे थे। तो डेप्रिसिएशन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है। तो फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन हमने यहां पर लिख रखा है। अब सवाल यह है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कौन सा फैक्टर प्रभावित करेगा? इट्स वेरी वेरी सिंपल। यदि हमने एसेट 10 लाख का खरीदा है तो डेप्रिसिएशन के चांसेस हैं कि वो 1 लाख रुपए का हो सकता है, और यदि हमने एसेट ही 1 लाख का खरीदा तो डेप्रिसिएशन कहां से होगा? 1 लाख रुपए, एनुअल डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर 1 करोड़ रुपए की आपकी संपत्ति है तो डेप्रिसिएशन 10 लाख हो सकता है, एनुअल मे बी पॉसिबल है। बट यदि आपकी एसेट 10 लाख की है तो डेप्रिसिएशन कभी नहीं हो सकता ऐसा कि वो एक्सीड कर जाए कॉस्ट से, जितने का कॉस्ट है उससे ज्यादा डेप्रिसिएशन हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दूसरा, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, इसमें एक रिलेशनशिप है जो आपको समझना होगा। अभी हमने एग्जांपल लिया था कि 2 लाख रुपए, 2,10,000 रुपए की हमने एक एसेट खरीदी थी और उसका स्क्रैप वैल्यू 10,000 था। तो 2 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। सपोज करिए कि 10 इयर्स उसकी यूजफुल लाइफ है, डेप्रिसिएशन होगी 20,000 रुपीस पर एनम, बिकॉज 2,10,000 माइनस 10,000 इट बिकम्स 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 इट बिकम्स 20,000 इन अ ईयर। एनुअल डेप्रिसिएशन 20,000 रुपीस होगी। लेकिन यदि उसकी लाइफ हो जाए 5 इयर्स, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ अगर हो जाए उसकी 5 इयर्स, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 40,000 हो जाना है, बिकॉज आप 2 लाख को डिवाइड करोगे 5 से, व्हाट वुड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वुड इंक्रीज। तो लोअर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ अगर लोअर होगी तो डेप्रिसिएशन हायर। ऑन द कंट्रारी, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, अगर एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ही ज्यादा हो जाए तो आपका डेप्रिसिएबल अमाउंट कम होगा। आप यहां एक बार फिर से लाइक थ्रो करें, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, जो बचा वही हमें एलोकेट करना होता है। और यदि कॉस्ट ऑफ एसेट हमारा मान लिया जाए कि 2,10,000 है और 1,10,000 स्क्रैप वैल्यू आ जाए तो टोटल डेप्रिसिएबल अमाउंट तो 1 लाख होगा, और उसे 5 साल में राइट ऑफ करना है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा? डेफिनेटली कम हो जाएगा। अगर स्क्रैप वैल्यू ज्यादा तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम, स्क्रैप वैल्यू कम, स्क्रैप वैल्यू हो ही ना या कम हो तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ज्यादा, बिकॉज डेप्रिसिएबल अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। इट्स वेरी वेरी सिंपल थिंग। नाउ मूव टुवर्ड्स हियर, कॉस्ट ऑफ एसेट higher would be the amount of depreciation. Estimated scrap value, if estimated scrap value is higher, then amount of depreciation is lower, कम होगा। Estimated useful life higher है, depreciation का क्या होगा? कम होगा। Estimated useful life lower, amount of depreciation higher. Relationship यहाँ पे जज करना है आपने। तो मेरे ख्याल से आप इन सभी बातों को समझ गए होंगे। अब एक छोटी सी बात यहाँ पर है, बेसिक टर्म जो है, हम लोग डिप्लेशन टर्म यूज करते हैं कभी कभी, डिप्लेशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये आप लोगों को मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अदर टर्म्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ डेप्रिसिएशन, डिप्लेशन हम लोग टर्म यूज करते हैं यूज फॉर राइटिंग ऑफ एसेट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल वेल्स, क्वारीज, mines, etc. The term depletion is being used, and as far as amortization is concerned, it is used for writing of intangible assets like patent rights, goodwill, such types of intangible assets. And whenever such types of intangible assets are written off, amortization term is used, and depletion is used in place of depreciation for writing of depreciation of natural resources. तो ये जो एंटायर आप देख रहे हो, इसमें हमने क्या रखा है आपके लिए, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है डेप्रिसिएशन का, कि मीनिंग क्या है डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएबल एसेट क्या होता है, डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या होता है, सिस्टमैटिक एलोकेशन के कितने मेथड्स हैं, अदर टर्म हम लोग क्या यूज करते हैं, फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। आप इसे जल्द से जल्द नोट करें, और हम लोग जो नेक्स्ट सेगमेंट में आएंगे तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग
डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। यूनिफॉर्म चार्ज मेथड में कितने मेथड्स आते हैं, डिक्लाइनिंग चार्ज मेथड में कितने मेथड्स आते हैं, अदर मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स आते हैं, वही इस डेप्रिसिएबल अमाउंट को एलोकेट करने के ये सारे मेथड्स हैं और इसी पे आपके बेस्ड है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और फिर हमें ये डिस्कस करना है आपसे कि जो रिकॉर्डिंग मेथड, जो अकाउंटिंग होगी डेप्रिसिएशन की, कि डिफरेंट मेथड्स रिकॉर्ड करने के कौन कौन से हैं, हम लोग उस मुद्दे पर भी जाएंगे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाना है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनाना है, फिर हमें एसेट अकाउंट कैसे बनाना है। तो वैरायटी ऑफ मोड्स हैं, जो रिकॉर्ड करने के जो मोड्स हैं उन पे हमें आना है। फिर एन्युटी मेथड है आपका, इसमें कई मेथड्स हैं जिन मेथड्स पे हमें डीपली जाना है और हर मेथड्स पे, हर सेगमेंट पे हमें आपको लाइट थ्रो करके देना है, बट इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। हमने लिख रखा है एन इंट्रोडक्शन टू डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है, जो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जिसको आप समझ सकते हो, और इसके आगे हम लोग डिफरेंट मेथड्स पे जाएंगे और रिकॉर्डिंग के डिफरेंट मेथड्स पे जाएंगे और हम लोग उस पर फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप तब तक इंतजार करें, आपको एक नेक्स्ट सेगमेंट मिलने जा रहा है और उस नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। थैंक्स लॉट।